वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है द फैमिली डेट ऑन्स 1 लाख करोड़ लैंड इन मुंबई। वाओ 1 लाख करोड़। आई मीन इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना कि बंदे को सोते हुए भी बोलते हुए भी सोचना पड़ता है। एनीवे देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके लगना लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये है मुंबई का मैप, देश और दुनिया के टॉप शहरों में से एक और देश का सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट, जहां पर रिसेंटली 1 एकड़ जमीन बेची गई थी 746 करोड़ रुपए की कीमत में, यानी 1,71,258 रुपीज पर स्क्वायर फीट। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एक ऐसा परिवार भी है जो इतनी बड़ी तो जमीन अकेले ओन करता है, और ये लैंड साइज है 3,400 एकर्स, और एनालिस्ट के हिसाब से इसका डेवलपमेंट पोटेंशियल जो है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो कौन है ये परिवार, कहाँ से इनको मिली ये इतनी बड़ी जमीन, और आगे जाकर इस जमीन का वो करने क्या वाले हैं, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। अर्ली 1800s में मुंबई एक सी साइड के पास में बसा हुआ छोटा सा गांव था, जहाँ पर बहुत ज्यादा मैंग्रोव्स थे, जंगल की तरह ये छोटा सा एक एरिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पहुंची इसके लोकेशन की वजह से, और इन्होंने अपने कुछ बिजनेस प्रोसेस यहाँ पर शिफ्ट किए, जबकि यहाँ पर जमीन पे कब्जा करना भी शुरू किया। जहाँ पर आज मुंबई का विक्रोली, भांडुप और नाहौर रीजन है, यहाँ पर एक जमीन पे उनकी नजर पड़ी और उन्होंने अपने अंडर इसे ले लिया। 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये जमीन ज्यादा उनके लिए वैल्यूएबल है नहीं, और इसके लिए उन्होंने उसे बेचने के लिए निकाला। और उस समय पर फ्रामजी बनाजी नाम के एक पारसी बिजनेसमैन थे, जो समय पे टेक्सटाइल ट्रेड में बड़ा नाम रखते थे, इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड वो करते थे। उन्होंने इस जमीन को खरीदा। कितने में खरीदा उस जमाने में, उस बारे में हमारे पास डिटेल्स नहीं है। इसके बाद में कुछ बिजनेस इश्यूज के चलते ये जमीन फ्रामजी को ऑक्शन करनी पड़ी, और ये हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट के जरिए। ऑक्शन के दौरान जो पर्सन इस जमीन को खरीदने के लिए सामने आए थे वो थे फिरोज शाह गोदरेज। 125 साल पुराने गोदरेज ग्रुप के जो फाउंडर है अर्देशीर गोदरेज, उनके भाई। वही गोदरेज ग्रुप जो देश में सबसे पहले लीवर लॉक्स बनाने वाली कंपनी थी, और आज लॉक से लेकर एरोस्पेस सारे इंडस्ट्रीज के अंदर फैला हुआ इनका $6 बिलियन का एम्पायर है। और तब से ये जमीन जो है गोदरेज फैमिली के पास में ही है। और जब इस जमीन को खरीदा गया था उस समय पर भी ये कोई खास सिटी सेंटर में आती नहीं थी, इसका कुछ खास पोटेंशियल था नहीं। लेकिन जैसे मुंबई एक्सपांड हुआ, जमीनें महंगी बनती गई और जमीनें मिलना मुश्किल होने लगी, तो गोदरेज ग्रुप बन गया मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट लैंड ओनर। और समय के साथ में ये जो एरिया है ये प्राइम लोकेलिटी बनना शुरू हुआ, इसकी वैल्यूएशन ऊपर जाना शुरू हुई। इसकी वजह से आज कहा जाता है कि 1 लाख करोड़ रुपीस के वैल्यू का डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। अब समझते हैं कि गोदरेज ग्रुप इस जमीन के साथ में क्या करती है और क्या करना चाहती है और आगे क्या करेगी। अब इस जमीन का जरा स्प्लिट समझ लेते हैं। अब ये जो 3,400 एकड़ जमीन टोटल है, उसमें से 3,050 एकड़ जमीन विक्रोली में है, 350 भांडुप में है और नाहौर में है। अब इसमें से प्रॉब्लम यह है कि 300 एकड़ जमीन ऐसी है जिसके ऊपर हो गया है एनक्रोचमेंट यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन, स्लम्स का बन जाना। यहाँ पे जो कुछ एनक्रोचमेंट है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा किया गया है, लेकिन टाइम पर टाइम जो है कई बार गोदरेज ग्रुप ने पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से ऐसे लैंड के अंदर हिस्से खोए हैं, और इसको वो रिकवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में जो बची हुई जमीन है उसमें से 1,750 एकर्स मैंग्रोव से भरा हुआ है, जिसे गोदरेज ना खुद हटा सकता है एनवायरमेंटल रूल्स के चलते, और वो हटाना भी नहीं चाहते, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और जो लास्ट 1,000 एकर्स बचा हुआ है वहां पर गोदरेज ग्रुप अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन ये जो जमीन है ये भी कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स में अटकी हुई है, जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट अभी तक बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। और ये जो डिस्प्यूट है इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते कि अब तक गोदरेज ने इस जमीन का किया क्या। पहले विक्रोली के अंदर गोदरेज साइड ने अपनी फैक्ट्रीज बनाई। अगर आप आज भी यहाँ पे देखते हो तो गोदरेज सिक्योरिटीज, गोदरेज इंटीरियो, गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज टूल्स, इन जैसी कई फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज और मशीनरी प्लांट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ साथ में यहाँ पर कुछ सालों पहले गोदरेज ने एक छोटा सा IT पार्क भी बनाया जिसका नाम था गोदरेज 1 विक्रोली। कुछ रिटेल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए गए जैसे विक्रोली सोशल्स। लेकिन आज भी ज्यादातर जो जमीन यहाँ पे है वो गोदरेज ने खुद के एम्प्लॉयज को हाउसिंग, स्कूल्स, ग्राउंड्स, इन जैसी चीजों को प्रोवाइड करने में लगाई है, और इस एरिया को आज जाना जाता है एज गोदरेज कॉलोनी विक्रोली। इसके अलावा गोदरेज ने यहाँ पर कई सारे प्राइवेट सेलेबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जो कि काफी ज्यादा हाई एंड और लग्जूरियस है, जिसके अंदर गोदरेज गार्डन्स एनक्लेव, गोदरेज प्लैटिनम, गोदरेज द ट्रीज, इन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल भी है। और आज मुंबई का जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है इसके पास में ही ये सारा का सारा डेवलपमेंट लोकेटेड है। और फिलहाल इतना ही डेवलप किया गया है,
अब ये ऑब्वियसली मोर देन 1000 एकर्स नहीं है, तो बची हुई जमीन का क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। अब फिलहाल जो ओनर थे ये लैंड के, ओरिजिनल बायर थे, उसके बाद में ऑब्वियसली उनके किड्स हुए तो फैमिली जो है वो स्प्रेड होती गई। और आज करेंटली अगर हम बात करें गोदरेज कंपनी के स्ट्रक्चर की, तो जो मेन गोदरेज प्रॉपर्टीज वाली कंपनी है और जो गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन है आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज, वो एक फैक्शन ऑफ कंपनी संभालते हैं, जबकि गोदरेज एंड बॉयज नाम से जो दूसरी कंपनी बनी है वो स्मिता गोदरेज और जमशेद गोदरेज के द्वारा संभाला जाता है। अब यहाँ पर डिस्प्यूट ये है कि जो आदि गोदरेज वाला फैक्शन है वो यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले जो मैंने 300 एकड़ ऑफ लैंड की बात की जहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, इसको वो पहले हटाना चाहते हैं, क्योंकि गोदरेज ग्रुप का ये मानना है कि ऑलरेडी अच्छी खासी जमीन वो खो चुके हैं और समय जाया करने की वजह से और ज्यादा डेवलपमेंट पोटेंशियल जो यहाँ पे है उसको वो खो सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी 70,000 करोड़ से ऊपर की ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन है, तो उनके लिए ये जमीन एक कंपनी के प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। एट द सेम टाइम जो दूसरा फैक्शन है स्मिता एंड जमशेद गोदरेज के साइड वाला, वो इस तरीके से इस लैंड को नहीं देखते। अब यहाँ पर हुआ यह है कि ये जो जमीन है वो गोदरेज होल्डिंग्स नाम की कंपनी के पास में है और गोदरेज होल्डिंग्स एक अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जहां पर ये सारे परिवार वाले एक साथ बोर्ड पे बैठे हैं। एट द सेम टाइम दोनों परिवार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड डिसीजंस ना हो, इसके लिए जो आदि गोदरेज वाली कंपनी है वहां पर डायरेक्टर्स बैठते हैं जमशेद एंड स्मिता गोदरेज के साइड वाले। एट द सेम टाइम जो स्मिता गोदरेज की साइड वाली कंपनीज है वहां पर डायरेक्टर्स बैठते हैं आदि एंड नादिर गोदरेज के साइड वाले। स्मिता गोदरेज एंड जमशेद गोदरेज का मानना ये है कि इस जमीन को ज्यादा डेवलप नहीं किया जाना चाहिए, इसको जैसे है वैसे एनवायरमेंटली क्लीन रखा जाना चाहिए और एक्सेसिव डेवलपमेंट करने से गोदरेज ग्रुप का और ओवरऑल सिटी का नुकसान होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। आदि गोदरेज ग्रुप का कहना यह है कि उनके कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए ये लैंड काफी प्राइम है, इसके कारण वो उसे डेवलप करना चाहते हैं। एग्जांपल में अगर आपको दूं तो मुंबई के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेवलपमेंट्स जो आज है वो है हीरानंदनी गार्डन जो पवई में बना था। आप सोच के देखिए कि हीरानंदनी गार्डन जो एक इतना बड़ा कॉन्क्लेव बन गया वो 250 एकर्स लैंड के साथ में खरीद कर बनाया गया था। एट द सेम टाइम 300 एकड़ का तो एंक्रोचमेंट गोदरेज के पास में पड़ा है, एट द सेम टाइम 1000 एकर्स का एडिशनल पोटेंशियल उनके पास में पड़ा है। तो इसके वजह से जो पॉसिबिलिटीज बनती है गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास में इस लैंड को डेवलप करने के लिए, वो उनको ईजिली शहर का सबसे बड़ा डेवलपर बना सकते हैं और इसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और इसकी वजह से अभी दोनों फैमिलीज के बीच में डिस्प्यूट ये चल रहा है कि जमीन को सेपरेट कर दिया जाए, क्योंकि आपस में डायरेक्टर्स एक्सचेंज रहे तो कोई डिसीजन बन नहीं पाता। तो चाहते वो ये है कि अपने अपने साइड की जमीनें उनके उनके नाम पर हो जाए और इंडिपेंडेंटली वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले पाए, जिसके लिए टॉप लॉयर्स को लगाकर यहाँ पर बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जिया मोदी, उदय कोटक, इन जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल है, बड़े लॉ फर्म शामिल है जो कि इस डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये कोई ऐसे हॉट झगड़ा नहीं है, पीसफुली ही ये डिस्प्यूट आगे बढ़ रहा है। अब आगे जाकर होगा ये कि लैंड इशू सेपरेट हो जाएगा, जो आदि गोदरेज वाला फैक्शन है उनको अपना हिस्सा मिल जाएगा, जो जमशेद एंड स्मिता वाला फैक्शन है उनको अपना लैंड मिल जाएगा और बाद में अपने हिसाब से वो चाहे वो कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी यही है कि जो आदि गोदरेज वाला फैक्शन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगा रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल स्पेसेस के अंदर। और ये थी कहानी कैसे एक सिंगल फैमिली बनी मुंबई जैसे शहर के अंदर की सबसे बड़ी लैंड ओनर और आज वो किस सिचुएशन में है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में। भाई गोदरेज कंपनी की बात की जाए तो इसके जो है हम पहले एड्स देखते थे होम अप्लायंसेस के और जो है साथ में हेयर कलर के, तब ये हमें जो है इंट्रोड्यूस हुए थे इसके साथ। लेकिन जो है भाई इतनी बड़ी लैंड भी ऑन करती है ये नहीं था मालूम मुझे। वैसे भाई मुझे तो हेयर कलर के लिहाज से ही याद थी, शुरू की मैं बात कर रही हूँ, बाद में होम अप्लायंसेस के बारे में पता चला। लेकिन अभी जैसे स्पेस में भी उनका काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट है, उसके बारे में मुझे आज इस वीडियो में पता चला। हो सकता है हमने पहले भी किसी वीडियो में देखा हो, बट ये कि मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। एक चीज जैसे मैं सोच रही थी कि मतलब शुरू में जब मैंने अनुभव लगाया मुझे लगा कि शायद अंबानी फैमिली होगी जो मतलब इतनी ज्यादा जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे कर रही है। हाँ, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि इंडिया में एक से बढ़कर एक अमीर लोग हैं जो कि आपको शायद वो उस तरीके से उतनी लाइमलाइट में नहीं है, या जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अंबानी की फैमिली है। क्योंकि अगर ज्यादातर हम लोग देखें तो टाटा, अंबानी, इनके बारे में, हाँ महिंद्रा, इनके बारे में हम लोगों को ज्यादा आइडिया होता है। लेकिन भाई 1 लाख करोड़ की जो जमीन है वो ऑन करते हैं और वो ऐसे है कि अभी तक उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। मेरे जहन में एक चीज आ रही थी कि अपने बड़ों से हम लोगों ने कहते हुए सुना है कि जमीन खरीद लो, कभी खसारे में नहीं जाओगे। बेशक उसको लेकर छोड़ दो, लेकिन ये कि कभी आपको वो खसारे में नहीं जाने देगी। जमीन इतना फायदा आपको देती है। और उसकी मुझे याद
एग्जांपल मिल रही है कि वाकई में लेकर देखो उन्होंने एक तरह से छोड़ दी ना, तो उनको अभी कितना उसको फ्रूटफुल हम कहेंगे कि रिवॉर्ड एक मिल रहा है कि भाई आज के टाइम पर उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू हो गई है। और जहां तक इनलीगल इंक्रोचमेंट की बात है तो भाई उस पे ना मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि जब काम स्टार्ट होता है ना इलीगली, तब क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती। क्योंकि मैं यहाँ पर देखती हूँ पाकिस्तान में भी कि बहुत सारी चीजें मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर कोई बस स्टॉप नहीं है और वहां पर बहुत सारे ऑटो वगैरह आकर खड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो शुरू में तो क्या है कि कोई भी उनको मना नहीं करता। जब वो पक्का अपना एक वहां पर एक बना लेते हैं ना, हाँ स्टॉप उसको बना लेते हैं, तो फिर जी आकर उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। आप पहले क्यों नहीं कंट्रोल करते? तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है ना ये गवर्नमेंट के कंट्रोल करने वाली है। ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है या जिनकी प्रॉपर्टी है उन्हें जो है स्टार्टिंग में ही इस चीज पर जो है एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल पहले मैं प्रॉपर्टी की बात करना चाहूंगा कि यार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट है उसका दो फैमिलीज के बीच में, नो डाउट, क्योंकि जिन्होंने खरीदी थी वो उनकी तो डेथ होगी, तो आगे से वो बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होनी है, तो उसमें काफी ज्यादा वो चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर इंक्रोचमेंट की अगर बात की जाए तो जब लोग जो है खाली जमीन पड़ी हुई देखते हैं और देखते हैं इसका भाई कोई पूछ नहीं रहा, तो लोग जो है वहां पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। मैं अगर यहाँ पे भी एग्जाम्पल दूं तो जैसे ही लाहौर की मैं बात करूं, रावी क्रॉस करके लाहौर में ट्रेन एंटर होती है, तो जो है उसके इनके बिल्कुल साथ साथ रेलवे ट्रैक के साथ साथ आपको एंड तक जो है आपको आबादी ही दिखाई देती है जो कि इलीगल सारी बनी हुई है। वहां पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती और लोग जो है बड़ी देर से जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब उठाया जाता है फिर कहते हैं गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, जिनकी जमीन है वो जुल्म कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो फिर बाद में बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन क्रिएट कर देती हैं। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कुछ वहां पर आपको किसी न किसी तरीके से लोगों को कन्वे कर देना चाहिए, चाहे बोर्ड लगा कर कि ये इस तरह इसके लिए है, ठीक है, ताकि लोगों के माइंड में ये चीज रहे। क्योंकि भाई लाहौर में तो मैंने बहुत सारी जगहों पर ये चीज देखी है। बाकी मैं स्लम की बात करूंगी, बहुत बड़ी स्लम थी, मतलब एक जो एरियल व्यू लिया था लग ही नहीं रहा था, मुझे स्लम नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पूरा मतलब जिस तरीके से बस्ती टाइप होती है ना, मतलब वो क्योंकि हमें पता है कि मुंबई में बहुत बड़ी स्लम है, लेकिन ये वाला जो व्यू है ये मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है। हाँ, हमने से पहले धारवी जो है वो देखी हुई थी, लेकिन ये धारवी मुझे भी नहीं लग रही है, कोई डिफरेंट ही है। लेकिन जो है यार वैसे ना लोगों को खुद भी ये चीज सोचनी चाहिए कि किसी की जमीन हो तो उस पर जो है आकर इस तरह नहीं रहना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर आपको कभी वहां से हटाया जाए या उठाया जाए तो दोनों के बीच जो है वो मसला क्रिएट हो। अभी अगर यहाँ पर तो कोई नहीं उठा यार, नहीं मैं कह रहा हूँ लोगों को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि क्या एग्जांपल आ रही है, हमारे घर के पास ही एक जगह है जहाँ जो कि अगर मतलब लीगली अगर बात करें तो वो एक पार्क की जगह है, मतलब इस एरिया के पार्क की जगह, लेकिन लोगों ने क्या किया है उसको अपने घरों में शामिल कर लिया और कोई वहां पर पार्क बनने भी नहीं दे रहा। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि पार्क कोई बनने ना दे। अगर जो गवर्नमेंट है या जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपरली एक्शन लें तो डेफिनेटली पार्क भी वहां पर बन जाएगा, लोगों को जगह देनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम इसके खुद ही ऊपर से कोई काम करना ही नहीं चाहता। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कितने कसम से नॉनसेंस है लोग के, जब इनको पता है कि एक अच्छा पार्क होगा, एक अच्छी फिजा हमें मिलेगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा रहेगा, उसके बावजूद उनको वो चीज नहीं चाहिए, बट उनको ये चीज चाहिए कि हम अपने घर बड़े कर लें किसी तरीके से। सो मुझे ये बहुत चीज बुरी लगती है। बिल्कुल। और बाकी जो है दोनों फैमिलीज जो है वो उनमें से अगर एक देखा जाए, एक ग्रुप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है और एक जो है वो कह रहे हैं कि नेचर जिस तरह है उसी तरह रहने देनी चाहिए। दोनों अगर देखा जाए दोनों अपने अपने पक्ष के हिसाब से बिल्कुल सही है, तो इस पे जो है भाई डिस्प्यूट मुझे वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इतना नहीं लगा। मुझे ये लगा कि वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक जिस तरीके से उन्होंने बीच में बोला कि मतलब जो लैंड है उसको मार्क कर दिया जाए कि ये किसकी लैंड है। तो आई थिंक वो फिर जो भी उस पर जिस तरीके से भी उसको डेवलपमेंट करना चाहता है या उसको एज इट एज रहने देना चाहता है वो उनकी अपनी मर्जी होगी। बट मुझे लगता है कि ऐसे काम बल्कि ज्यादा अच्छे रहते हैं कि जो कि पीसफुली हो जाए, कि आपकी स्पेशली प्रॉपर्टी के जो काम होते हैं बजाय ऐसे कि
लड़ाई झगड़ा हो और फिर बाद में चीजें हो, उससे बेहतर होता है कि आप जो है ना पीसफुली सारी चीजें जो है ना मुझे लगता है कि हो जानी चाहिए जो जनरेशन है उनकी भी, क्योंकि जो नई नस्ल होती है ना उसके मुझे लगता है कि अपने ही काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, कभी किसी की नहीं बनती एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि बड़ों को ये पहले ही चीजें जो है रिजॉल्व कर देनी चाहिए। बट ओवरऑल मैं अगर एरियल व्यू की बात करूं तो भाई जो लैंड दिखाया गया था काफी ग्रीन है, हाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी। और वैसे मैं सोच रही कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर करके चलें कि इसको डेवलपमेंट वाली साइड पर लेकर चला जाए तो इसका मतलब है कि जो मुंबई है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि शहर ऐसे ही बड़े होते हैं। वेल आप जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में, वैसे तो ये उनका फैमिली मैटर है, हम लोगों को कोई ओपिनियन देने की बनती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए इस लैंड पर, या फिर जिस तरीके से है उसी तरीके से ही रहने देना चाहिए कि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।